नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 12 DSSSB एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर पीजीटी मेल का पेपर है ये, और इसके आज हम 171 से 180 तक क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 2018 में जो पेपर हुआ था पीजीटी कॉमर्स का, उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस ही थे कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं केवल उनको हम इस सीरीज में कर रहे हैं। आज इस पेपर का ये लास्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर कंटिन्यूअसली हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल का स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर 10-10 या 20-20 क्वेश्चंस करके कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पूरा पेपर आप प्रीवियस पेपर्स में जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, ये मेल का पीजीटी का भी और फीमेल का भी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 171। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर्मुलेटेड फॉर सोशल गैदरिंग्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आइटम ऐसा है जिसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, जो कि एक क्लब के लिए बनाया गया है और ये क्लब सोशल गैदरिंग से संबंधित है। तो चाहे किसी से भी संबंधित हो, जो क्लब वगैरह होते हैं ये एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनपीओज के यहाँ बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट ही लिखे जाते हैं। हमें बताना है कौन सा आइटम एंटर नहीं होगा। ऑप्शन 1 है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की बिक्री पे लॉस। ऑप्शन बी है वेरियस पेमेंट मेड टुवार्ड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, वेरियस पेमेंट्स अलग अलग खर्चों के लिए जो पेमेंट की गई। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे गए। और नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि चाहे एडवांस में ही मिला हो लेकिन सब्सक्रिप्शन मिला, कैश आया, तो ये होगा रिकॉर्ड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचा, कैश मिला, लिखा जाएगा, कैश मिला होगा न्यूज़पेपर बेचने पे। कुछ पेमेंट्स की एक्सपेंसेस के लिए कैश गया, लिखा जाएगा, कैश का आना जाना दोनों इस पर लिखा जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में। ये लिखा है लॉस ऑन ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की सेल पे जो लॉस हुआ, तो देखो इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकती है कि भी पुराना फर्नीचर बेचेंगे तो कैश तो आएगा। जी हाँ, कैश तो आएगा लेकिन लॉस नहीं लिखा जाएगा। अब इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो अगर उन्होंने केवल कहा होता कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो डेफिनेटली आता। जैसे मान लो 80,000 रुपये का कोई फर्नीचर था इनके पास और वो 80,000 रुपये की कीमत वाला फर्नीचर इनको मजबूरी में बेचना पड़ा और वो 60,000 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ इनको कितना? 20,000 का लॉस हुआ। अब ये लिखेंगे केवल कितना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, केवल उतना लिखेंगे जितना कैश मिला। तो कितना मिला? 60,000। तो केवल कैश वाला पोर्शन लिखा जाएगा और जो लॉस है वो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेम्परेरी इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, यानी कि जो तकनीकी प्रगति हुई है, उसके कारण बिजनेस सर्विसेज में जो परिवर्तन आया है, कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन, कि आज के समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें से इनमें कौन सा नहीं है। तो कुछ चेंज ऐसे हैं जो हुए हैं टेक्नोलॉजी चेंज के कारण, एक ऐसा है जो नहीं है उनसे रिलेटेड, बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस से संबंधित। बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो बिजनेसेस को हेल्प करती हैं, जैसे बैंकिंग बिजनेस को हेल्प करता है, इंश्योरेंस बिजनेस को हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग बिजनेस को हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस को हेल्प करता है। ये सब जो और भी अन्य जितनी भी सर्विसेज होंगी जो हेल्प करती हैं वो बिजनेस सर्विस कहलाती हैं। तो इन बिजनेस सर्विसेज में हमें बताना है कि कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से चेंज नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है मोबाइल एप्स फॉर बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज के लिए मोबाइल एप्स का आ जाना। सेकंड है एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट का आना। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ पेपरलेस ट्रांजैक्शन, पेपरलेस ट्रांजैक्शंस का होना।
और नेक्स्ट है ई रिटेलिंग एंड डोर स्टेप डिलीवरी। डिलीवरी घर पे सामान पहुंचाना, और ई रिटेलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधा ग्राहक तक सामान बेचना। तो इनमें से आप जब पहचान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया यह इसका सही आंसर है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में एडवर्टीजमेंट ये तो पुराना हो चला है, अब तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आती है। तो जो नया चेंजेस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ, बाकी सब है मोबाइल ऐप आ गई, बैंकिंग के लिए या दूसरी सेवाओं के लिए अब ऐप बेस्ड काम होने लगा है, पेपरलेस ट्रांजैक्शन होने लग गई है, ऑनलाइन काम होता है, कोई रिसिप्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती, मोबाइल पर रिसिप्ट आ जाती है। ई रिटेलिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोग सामान बेचते हैं डायरेक्ट, और डिलीवरी होम पे पहुंच जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। इनमें से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आयात निर्यात व्यवसाय से संबंधित इनमें से एक ऑड है, एक अलग है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शंस हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, माइक्रो फाइनेंस और एग्जिम बैंक। तो जो सही जवाब है वो होगा माइक्रो फाइनेंस। लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। लेटर ऑफ क्रेडिट एक साख पत्र होता है, जब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझें कि मान लो हमारे यहाँ का कोई बिजनेसमैन सामान भेजना चाहता है कनाडा में। अब कनाडा में जो सामान भेजेगा तो रिस्क है कि भाई इतनी दूर सामान भेजेगा, उसके बाद पैसा आए नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। और ये जो कनाडा का बिजनेसमैन है ये भी सामान भेजने से पहले इसके पास पैसा नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको भी रिस्क है कि मैं पैसा भेज दूँ सामान नहीं आया था। तो इसलिए होता क्या है कि जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर से कहता है कि साहब मैं सामान तो भेज दूंगा, पर मुझे आप कोई सबूत दे दो कि आप मेरा पैसा दे दोगे। तो ये जो इंपोर्टर है ये जाएगा अपने बैंक के पास, ये अपने बैंक को कहेगा कि साहब आप एक लेटर लिख के दे दो मुझे, और मैं इस लेटर को यहाँ दे दूंगा अपने एक्सपोर्टर को। तो उसको विश्वास हो जाएगा कि भाई मेरे बैंक ने मेरी एक तरह से गारंटी ले ली। तो बैंक वाला कहेगा इससे इंपोर्टर से कि ठीक है मेरे यहाँ तुम अपना अकाउंट खुलवाओ, कुछ पैसे जमा कर दो, और इनके बेस पे या अन्य तरीके भी हो सकते हैं, किसी भी बेस पे ये बैंक इसका गारंटर एक तरह से बन जाता है, और बैंक एक इसको लेटर दे देता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, साख पत्र। ये इस साख पत्र को एक्सपोर्टर के पास भेज देता है। एक्सपोर्टर अपने यहाँ के बैंक से संपर्क कर लेता है कि साहब मेरे पास ये एक साख पत्र आया हुआ है फलां बैंक का। ये दोनों बैंक जो देशों के अलग अलग देशों के होते हैं इनका आपस में इंटरलिंक होता है, जो जरूरत पड़ने पर लेन देन में मदद करते हैं। तो हालांकि आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इंटरनेशनल बिजनेस में इस तरीके से मदद करता है साख पत्र कि जो एक्सपोर्टर है वो निश्चिंत होकर के सामान भेज देगा इसके पास, क्योंकि जब सामान पहुंच जाएगा इसको पता है कि इसके बैंक से लेटर आया हुआ है, और ये अपने बैंक के पास जाएगा और अपने बैंक के माध्यम से उसके बैंक को इन्फॉर्म करा देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बैंक इसको पेमेंट करेगा और ये बैंक इसको पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट है तो इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जो कोई देश अपने किसी एक एरिया में तय कर देता है। जैसे मान लो इंडिया में मानेसर गुड़गांव के पास सरकार ने कह दिया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। मतलब ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि सरकार ने ये स्पेशल एक विशेष रियायत दे दी इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज को, कि अगर आप इस क्षेत्र में काम करती हैं, अपनी स्थापना करती हैं और आप अपने सामान को एक्सपोर्ट के लिए भेजती हैं विदेश में, तो हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे, आसान सस्ती ऋण आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप जो विदेशों से सामान लाओगे उस पर टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे अपना सामान। तो इस तरीके की कुछ छूट कुछ रियायतें मिलती हैं। तो ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में मदद करने के लिए होते हैं सेज। माइक्रो फाइनेंस इससे रिलेटेड नहीं है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है सूक्ष्म स्तर पे छोटे लेवल पे फाइनेंस लेन देन करना। ये दरअसल गांव देहात में जो छोटे कारीगर होते हैं या गरीब लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनके आपस में फाइनेंस करने का एक तरीका होता है कि सरकार इनको प्रोत्साहित करती है, छोटी छोटी यूनिट्स के माध्यम से इनको लोन दिलवाती है। एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होते हैं ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए फाइनेंस करने का काम करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है, A, B, D, इसलिए C करेक्ट ऑप्शन होगा।
जैसे इंडिया का एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, कई दफे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब सेटअप हुआ था, ऐसा क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये सेटअप हुआ था 1982 में। 174 नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड एज पर प्रोफेसर अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इनमें से प्रोफेसर अब्राहम मास्लो जो अमेरिका के थे, इन्होंने मोटिवेशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी जिसको नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है, और आवश्यकता अधिक्रम सिद्धांत। और नीड हायरार्की थ्योरी में उन्होंने 5 तरीके की नीड बताई कि ये जो नीड्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती हैं, और इस ऑर्डर में अगर इनको सेटिस्फाई किया जाए तो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब ये जो 5 नीड है, इनमें उन्होंने पूछा हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है। तो जो हाईएस्ट लेवल की नीड है, इनमें से ऑप्शंस हैं सोशल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है, ये हाईएस्ट लेवल की नीड है। इसको देख लें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर। ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है, ये ओरिजिनली साइकोलॉजी में बनाई गई थी ये थ्योरी। मास्लो एडवोकेट करते हैं, मास्लो बताते हैं 5 टाइप्स ऑफ नीड, 5 तरह की नीड बताते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इनमें सबसे पहली जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड कही जाती है। उसके बाद सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकताएं आती हैं। उसके बाद सोशल या बिलोंगिंगनेस, सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं। इसके बाद एस्टीम नीड आती है, और सबसे लास्ट में टॉप लेवल की जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट है 175, इम्पेशेंट अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर क्लासिफाइड। ऐसे लोग जो इम्पेशेंट यानी कि जिनमें पेशेंस नहीं होती है, बहुत जल्दी उनको होती है, और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब अचीवमेंट के हिसाब से काम करते हैं, इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले, एक्सट्रोवर्ट, टाइप ए या टाइप बी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ये। दरअसल लोगों की जो पर्सनालिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक होता है पर्सनालिटी। लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से जो मैनेजर्स होते हैं वो जान पाते हैं कि लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। अब लोग पर्सनालिटी के हिसाब से कई तरह की पर्सनालिटीज बांटी जाती हैं, जिनमें मुख्य जो है उनके बारे में बात करते हैं, जो इसमें ऑप्शन भी दिए गए थे उन पर बात करेंगे। टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग उन लोगों को कहा जाता है जो बाई नेचर एग्रेसिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज को, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्री एक्यूपाइड विद स्टेटस, वर्कहॉलिक्स होते हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं, और लैक पेशेंस की कमी होती है। ये टाइप ए पर्सनालिटी में आते हैं। इसके बाद है टाइप बी पर्सनालिटी की फीचर्स जिनमें पाई जाती हैं। टाइप बी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं रिलैक्स्ड होते हैं, ये रिलैक्स रहते हैं, लेस स्ट्रेस नहीं लेते ज़्यादा, फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, थोड़े भावुक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, एंड हैव ए लेड बैक एटीट्यूड, इनका लेड बैक एटीट्यूड रहता है। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट पीपल, एक्सट्रोवर्ट होते हैं आउटस्पोकन, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हु एंजॉय बीइंग अराउंड एंड टॉकिंग टू पीपल, वो लोगों के साथ रहना और बातचीत करना पसंद करते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग। फिर होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के लोग। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं आर सेल्फ कंटेंट एंड रिजर्व, वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, सेल्फ कंटेंट अपने तक सीमित रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। सीम टू बी क्वाइट, वो शांत दिखते हैं, बट देयर माइंड्स आर लाउड एज वेल एज एक्टिव, वो दिखने में शांत होते हैं लेकिन उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शंस है ओरेकल, ऑडेसिटी प्रो, IBM DB2 और माई SQL। तो इसका सही जवाब है ऑडेसिटी प्रो। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दरअसल आजकल जो कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स का उपयोग अकाउंटेंसी में काफ़ी होने लग गया है, तो ये अकाउंटेंसी के लिहाज से पूछे जाते हैं। हालांकि पूरे मैनेजमेंट में ज़रूरत होती है, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करता है अपने यहाँ पे, लार्ज लेवल पे डेटा इकट्ठा हो जाता है, सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, उन सबको मैनेज करना, उस डेटा को तैयार करना ताकि ज़रूरत पड़ने पे तुरंत इंफॉर्मेशन ली जा सके और डिसीजन लेने में मदद मिले। तो बहुत सारे डेटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं।
बाकी जो ये हैं तीनों हैं, लेकिन ऑडेसिटी प्रो ये डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है। कुछ और नाम जान लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। कई सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं इसमें, ओरेकल, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस नाम से जाना जाता है, SQL सर्वर, फाइल मेकर, DBMS रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, DBase, क्लीपर इन फॉक्स प्रो। और जो ऑडेसिटी है ये एक है फ्री इजी टू यूज ऑडियो एडिटर है, ये ऑडियो से रिलेटेड है, एडिटर और रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल। अब क्वालिटी सर्कल मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, मॉडल है मैनेजमेंट का नया एडवांस। एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल डैश मीन्स इम्प्रूवमेंट ओवर एन इम्प्रूवमेंट, सिंपली सेइंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब जो क्वालिटी सर्कल्स हैं, क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं, ये एक थ्योरी है कि जो सिमिलर टाइप की जॉब में जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉय, वो अपने ग्रुप में 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उनको सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और उन पर काम करते हैं और फिर से बात करते हैं, जो सेम लेवल की जॉब्स पे काम करते हैं। इस तरह से वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ऐसे समूह बन जाते हैं लोगों के, ऐसे सर्कल बन जाते हैं, उनको हम क्वालिटी सर्कल कहते हैं। और ये मैनेजमेंट में काफ़ी उपयोगी होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है मैनेजमेंट पे अगर संस्था इसमें कामयाब हो जाती है कि अपनी संस्था में वो क्वालिटी सर्कल्स का निर्माण करा पाती है, कि लोग अपने ग्रुप में स्वयं स्वेच्छा से बात करें क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, बेटर काम करने के लिए। अब इसी के एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी थ्योरी है जिसका मतलब है इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि वो कभी ये नहीं सोचते कि एक दफ़ा हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया अब ठीक है वैसे ही चलता रहेगा, नहीं, वो कंटिन्यूअसली सोचते हैं कि इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लगातार इम्प्रूवमेंट के बारे में वो सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। ऑप्शन हैं काइजेन, फुंसो और ये हिंशित्सु, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन वो है ए, काइजेन। इनके बारे में जरा सा जान लेते हैं। काइजेन, काइजेन इज जापानीज टर्म विच मीन्स चेंज फॉर बेटर या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इन 1986 मासाकी इमाई इंट्रोड्यूस्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड द जापानीज टर्म काइजेन। इसके जो इस टर्म के जो निर्माता हैं वो हैं मासाकी इमाई, जापान के। मेड इट फेमस थ्रू हिज बुक, अपनी बुक इन्होंने लिखी और उसके थ्रू इसको फेमस किया, काइजन द की टू जापान कॉम्पिटिटिव सक्सेस। फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। TQM रेफर्स टू ए मैनेजमेंट अप्रोच, ये भी मैनेजमेंट अप्रोच है, टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करना। इन्हें TQM अफेयर, टोटल क्वालिटी मतलब हर चीज में इंप्रूव करना। All members of an organization participate in improving process, product, service and the culture in which they work। हर चीज के इम्प्रूवमेंट की बात होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। और क्वालिटी सर्कल या क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी इनको कहते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु डू द सेम और सिमिलर वर्क, हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सोल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स। ये न्यूनतम 3 और ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए बिजनेस सर्विस। इनमें से कौन सी सर्विस है जिसको बिजनेस सर्विस नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस सर्विस, डोनेशन गिवन और पर्सनल बैंकिंग। अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन में बात की थी कि बिजनेस सर्विस क्या होती है। ऐसी सर्विस जो बिजनेस को मदद करती है, the service which facilitate a business organization in performing its activities। अपनी एक्टिविटीज को करने में बिजनेस जो भी, चाहे ट्रांसपोर्ट, चाहे बैंकिंग, चाहे इंश्योरेंस, चाहे एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, जिस भी तरीके से बिजनेस की मदद होती है जिन सर्विसेज के माध्यम से, उन सबको हम बिजनेस सर्विस कह सकते हैं। तो इसमें से जो डोनेशन गिवन है, ये तो डोनेशन है, ये कोई सर्विस नहीं है बिजनेस को, ये कोई बिजनेस करने में मदद नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। नेक्स्ट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज यानी कि जो कर्मचारी हैं उनमें किया गया इन्वेस्टमेंट, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट करना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक जो है ट्रेड में, बिजनेस में हमारे में जो इन्वेंट्री है
उसका वैल्यूएशन का मेथड, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल आधारभूत सिद्धांत, और मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का मेथड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही वो ऑप्शन है कि जो इससे रिलेटेड है दरअसल HR से। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली ऐसा किया जाता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका वर्थ, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जितना उसमें इन्वेस्ट किया है संस्था ने, उसके हिसाब से वो देखता है कि रिटर्न क्या मिल रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, प्राथमिक डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर है बिटवीन ADR एंड GDR, जो ADR और GDR में फर्क करता है एज ए पार्ट ऑफ डिपोजिटरी रिसीट, क्योंकि ये दोनों ही डिपोजिटरी रिसीट हैं। देखो दरअसल डिपोजिटरी रिसीट कहते किसको हैं, जब कोई इंडियन कंपनी अगर इंडिया में अपने शेयर बेचती है तो सीधे इंडिया के शेयर मार्केट में बेच सकती है, लेकिन अगर इसी कंपनी को अमेरिका में जाके अपने शेयर बेचने हैं, इसको लगता है कि भाई अमेरिका के लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे और हमारे पास अमेरिका से फॉरेन करेंसी आ जाएगी, इस तरीके से हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी भी आएगी हमारी संस्था के पास। तो ये अमेरिका के शेयर मार्केट में गए। अब अमेरिका के शेयर मार्केट ने कहा कि साहब आपके शेयर तो हम बिकने नहीं देंगे, अपने यहाँ लिस्ट ही नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके शेयर जो है वो रुपये में है, और दूसरी बात आप दूसरे देश की कंपनी है। तो हमारी कंपनी अप्रोच करेगी इनसे कि भाई ठीक है आप सिस्टम बनाइए। तो हर एक देशों में सिस्टम बनाया हुआ है कि ये एक बैंक से संपर्क करेंगे और वो बैंक क्या करेगा, इन शेयर्स के बदले में एक नए जितने शेयर हमारी कंपनी बेचना चाहती है उतनी अमाउंट के शेयर्स को अपने यहाँ रख के और उनको चेंज कर देगा, एक नई सिक्योरिटी बना देगा डॉलर में। तो डॉलर में, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है, तो अमेरिका के शेयर मार्केट को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इतना इनका हमारे यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है, आप इसको अब बिकवा सकते हैं मार्केट में। तो अमेरिका के लोग खरीद लेंगे, डॉलर यहाँ पे आ जाएगा और डॉलर के रूप में एक नई करेंसी हमारे यहाँ की कंपनी को मिल जाएगी। तो जब दूसरे देशों से हम पैसा इक्विटी के तौर पे उठाना चाहते हैं, जैसे इक्विटी शेयर हम अपने यहाँ बेचते हैं, वैसे दूसरे देश में जाके बेचें, तो वहां पे जो ये बैंक जारी करता है ये होती है फिर डिपोजिटरी रिसीट, यानी कि इन रिसीट्स के बेस पे पैसा डिपोजिट कर रखा है लोगों ने। तो जो अगर हम अमेरिका में बेचेंगे इनको तो ये ADR कहलाती हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। अगर हम विश्व के किसी भी देश में जाके बेचेंगे दूसरे देशों में तो ये GDR होंगी, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। अगर इंडिया में कोई दूसरे देश की कंपनी आके ऐसे ही बेचेगी तो वो IDR कहलाएगा, इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। अब इसमें से जो पूछा है वो कह रहा है कि इन दोनों में ADR और GDR में फर्क। तो ऑप्शन है वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी, टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का टाइप, एरिया ऑफ ऑपरेशन और नेगोशिएबिलिटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जो ADR है वो अमेरिका में काम करता है और जो GDR है वो अमेरिका में या अमेरिका के अलावा किसी भी देश में हम उसको इश्यू कर सकते हैं। तो ये था MCQ सीरीज कॉमर्स का पार्ट 12, और फ्यूचर में इन सीरीज पर बने रहने के लिए इसके अलावा PGT कॉमर्स का कोर्स के कुछ वीडियोस अभी रुके हुए हैं, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट होंगे, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और सब फ्री एक्सेस है सभी वीडियोस के लिए। आपको YouTube चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। इसके अलावा आप मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक रिसीव करने के लिए या अन्य कोई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम का एक लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।